मेरा नाम कपिल है। आज जब मैं मजदूरी से घर वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ सड़क पर खड़ी हुई थी। मुझे पहले ही अपनी पत्नी पर शक हो गया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, और मैं अनपढ़ गंवार मजदूर था। गुस्से से उसी समय मैंने अपनी पत्नी के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए घर ले जाने लगा। जब मैं उसे घर लेकर गया, तो मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इसे छोड़ दूंगा और इसे डिवोर्स दे दूंगा। मगर जब मेरी पत्नी मेरे पैरों में बैठ गई और अपनी कमर मेरी तरफ करके बोली कि एक बार मेरी कमीज हटाकर तो देखो, फिर फैसला करना। मैंने गुस्से में जैसे ही उसकी कमीज हटाई, तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी कमर तो मेरी उम्र 40 साल है। मेरा संबंध गाजियाबाद के एक गांव से था। मेरी फैमिली एक अच्छे खाते पीते परिवार से बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बचपन से ही गरीबी और बेरोजगारी देखी थी। उसकी असली वजह ये भी थी, जब मैं 8 साल का हुआ, तो हम लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे और मेरे पिता के 3 भाई थे। वो सब लोग एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी खुशी रहते थे। उन लोगों में कभी ना तो कोई झगड़ा हुआ था और ना ही कभी कोई शिकवा शिकायत था। मेरे पिताजी भाइयों में सबसे पहले नंबर पर थे। पिताजी अपने घर के सबसे बड़े थे। उनके माता पिता तो कई सालों पहले परलोक सुधार चुके थे। मैंने देखा था कि मेरे पिताजी ने कभी भी अपने भाइयों पर गुस्सा नहीं किया था, बल्कि वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि हम सब जैसे एक साथ इकट्ठे हंसी खुशी रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते रहें और आपस में किसी का भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस वजह से उनकी बदौलत ही हम लोग हमेशा खुश रहते थे और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी आमदनी मेरे पिताजी और चाचा जी की जमीन से ही आती थी और उसी से हमारा घर का सारा खर्च चलता था। पूरे गांव में हमारा एक नाम था। हमारे परिवार की मोहब्बत की लोग मिसालें दिया करते थे और तारीफ करते न थकते थे। पूरे गांव में हमारी बहुत इज्जत थी, क्योंकि हमारे खानदान की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और वो हिस्सा मेरे दादाजी ने अपने तीनों बेटों के नाम कर दिया था, ताकि उनके तीनों बेटे मिलकर आपस में रहें। मेरे पिताजी भी यही चाहत रखते थे कि वो अपने परिवार के साथ हमेशा रहें और उनकी दी गई नसीहत को बरकरार रख सकें। मेरी एक बुआ जी भी हैं। उस समय वो अपना हिस्सा लेने की बात करती थी और ये कहती थी कि ज़मीन में उनका भी हिस्सा है। इस वजह से मेरे पिताजी उन्हें हर महीने राशन भिजवा दिया करते थे, ताकि इस तरह उनका यह हक अदा हो सके। मेरे चाचा जी का एक बेटा था और वो मुझसे उम्र में बड़ा था। इसी वजह से वो अपनी ज़मीन की देखभाल करता था और इकलौता बेटा होने की वजह से वो ही सारा काम संभाल लिया करता था। जबकि मेरे पिताजी की हमेशा से यही कोशिश थी कि मैं इस काम में कभी ना पढ़ूं। वो मुझे पढ़ा लिखाकर कामयाब इंसान बनाना चाहते थे और चाहते थे कि मैं हमेशा हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। लेकिन मेरे दिमाग में यही बात हमेशा घूमती रहती थी कि मेरे कजिन तो ये काम करते हैं, तो मुझे भी यही काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो सका था और मेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर लगने लगा था और मुझसे भी ज़्यादा मेरे कजिन को ज़मीनों का पता चलने लगा था। मेरे पिताजी इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते थे। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हमारे परिवार में एक और रिवाज भी था। वो ये था कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं थे और लड़कियां और लड़कों में इतनी बातें नहीं होती थी। इसलिए हमारे अपनी कजिन से बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी। और अब जब भी हम लोग अपनी बुआ जी या चाचा जी के घर जाते थे, तो लड़कियां हमारे सामने आने से परहेज करती थी। ये बात बड़े लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। इसी वजह से हम इस पर ध्यान देते थे। मैं अपनी माँ को कहता था कि मुझे ज़मीन का काम समझना है और अपना सारा ध्यान उसी पर देना है। लेकिन मेरी माँ भी मेरा साथ नहीं देती थी और यही कहती थी कि मैं बस अपने पिताजी की बात को मानूं, पढ़ाई करूं। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, गांव से बाहर निकल जाओ और अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा करो। मगर मुझे माँ की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मेरा कजिन जमीनों के काम में जुटा रहता था और सारे खानदान में उसकी अलग से इज्जत भी होती थी कि वो जमीन का रखवाला है। हर कोई उसकी इज्जत करता था, हर कोई उसे अच्छी नज़र से देखता था। मेरी बुआ जी भी उसकी बहुत इज्जत करती थी। जब भी मेरी बुआ जी हमारे घर आती थी, तो वो मेरे कजिन विकास को बहुत प्यार करती थी और उससे बहुत बातें करती थी। मुझसे ना तो कोई इतना प्यार करता था और ना ही कोई इतना ज़्यादा बातें करता था, और ना ही बुआ जी कभी मुझसे बातें करती थी। हालांकि मैं उनका भी भतीजा था, उनके भी भाई का बेटा था।
उन्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना। बुआ जी ने भी हर तरफ यही फैलाया हुआ था कि जमीन की देखभाल में विकास ने मेरा बहुत साथ दिया है और वह बहुत ही जिम्मेदार इंसान है। और सब यही कहते थे कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जबकि इस चीज में मेरे पिताजी का ही ज्यादा किरदार था। मेरी 3 बहनें हैं। उस समय वो तीनों बहुत छोटी थी और उन तीनों को पढ़ाई का बहुत शौक था। लेकिन हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लड़कियां ज्यादातर घर के अंदर रहती थी और घर के कामकाज संभालती थी। और फिर जब जवान हो जाती तो माँ बाप खामोशी से अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी शादी गांव के ही किसी लड़के से करवा दिया करते थे। शादी करने के बाद भी उन्हें गृहस्थी में झोंक दिया जाता था। फिर बच्चे पैदा करना, पति और ससुराल वालों की सेवा करना ही लड़की का कर्तव्य होता था। हमारे गांव में लड़कियों के कोई सपने नहीं थे। उनकी जिंदगी बस घर की 4 दीवारी से शुरू होकर ससुराल की 4 दीवारी पर खत्म होती थी। मेरे पिताजी ने भी मेरी एक बहन की शादी कर दी थी। उस समय वो हमारे गांव के सरकारी स्कूल में हाई स्कूल कर चुकी थी और उसकी उम्र भी सिर्फ और सिर्फ 15 साल थी। उसकी बहुत ही जल्दी शादी कर दी गई थी। अब उन्होंने उसका रिश्ता किया था तो मेरी माँ से भी पूछना उन्होंने बिल्कुल भी बेहतर नहीं समझा था, क्योंकि हमारे गांव में अक्सर यही होता था कि औरतों को किसी भी मामले में बोलने का हक नहीं होता था। सारे फैसले मर्द ही किया करते थे। मेरी बहन की शादी पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। वो बेटा एक बिजनेसमैन था। शहर में उसका बहुत बड़ा कारोबार था। मेरी बहन से उम्र में काफी बड़ा था। मेरी बहन उसके साथ शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये तो हमारे गांव का रिवाज था कि लड़कियां अपनी पसंद नापसंद जाहिर नहीं कर सकती। जो भी हो, उन्हें अपने बड़ों की मर्जी पर ही सर झुकाना होता है। और हमारे घर में मेरे पिताजी का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। और वैसे भी बेटियों से कोई कुछ भी नहीं पूछता था। इसी वजह से वो न चाहते हुए भी उस रिश्ते में बंध गई थी, जिसे वो पसंद भी नहीं करती थी। मेरी बहन आगे पढ़ना चाहती थी, कामयाब होना चाहती थी, मगर उसके सारे सपने अधूरे रह गए और वो विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। उसके ससुर मतलब कि मेरे पिताजी के दोस्त पहले बहुत ही सख्त व्यवहार रखते थे और मेरी बहन पर यही चीज एक बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। वो हम घर वालों से इसका जिक्र भी करती रहती थी, लेकिन समाज के दबाव की वजह से माँ उसे हमेशा यही समझाया करती थी कि लड़की को भी समझौता करना पड़ता है। ससुराल जैसा भी है, तुम्हें वहाँ अपना घर बसाना होगा, बर्दाश्त करनी होगी। कोई कुछ भी कहे, उसे खामोशी से सुनना होगा। इसी वजह से मेरी बहन भी हमेशा चुप रहती थी और अंदर ही अंदर अपना गम दबाती जाती थी। वो किसी से कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे पिताजी इस चीज के हक में नहीं थे कि शादी के बाद बेटी का कोई भी खर्चा उसके मायके से हो। बेटी की शादी कर दी, उसे दहेज दे दिया, उसे विदा कर दिया। बस अब उसका सब कुछ उसका ससुराल ही है। इस वजह से मेरी बहन अपने मायके वालों से मदद मांगने से भी परहेज किया करती थी, जबकि मैं भी अपनी जमीन पर नहीं होता था और सारे मामलात से दूर होता था। इसी वजह से मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं भी जानता था कि घर में पिताजी के अलावा किसी का फैसला कोई मतलब नहीं रखता और पिताजी के फैसले के खिलाफ आवाज उठाना हमारे परिवार के उसूलों के खिलाफ है। मैं चाहकर भी अपनी बहन की कोई मदद नहीं करता था। ये जुल्म का पहाड़ उस पर पूरे 3 साल तक चलता रहा था और उसके बाद जब उसके ससुर का देहांत हो गया था, उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनका बेटा भी अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगा था और मेरी बहन अपने पति के साथ सेट हो गई थी। अब उसके लिए ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दी थी। हम लोग भी उसके लिए बहुत खुश हुए थे। पिताजी कहने के मुताबिक मुझे जबरदस्ती पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ रहा था। ये वक्त तो गुजरता गया और मेरा कॉलेज शुरू हो चुका था। पढ़ाई में मेरा ध्यान लगता ही नहीं था और ना ही मुझे कारोबार पर ध्यान लगाने की इजाज़त थी। पिताजी का भी यही कहना था कि ज़मीन और कारोबार को देखने के लिए काफ़ी लोग मौजूद हैं, इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की फिक्र करो। इसलिए मैं जब भी कॉलेज जाता था तो कुछ लड़कों की गलत संगत का मुझ पर काफ़ी बुरा असर पड़ गया था और मैं बुरी आदतों का शिकार हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि हमारा सारा ख़ानदान शरीफ था और हमारे यहाँ कोई भी धूम्रपान नहीं करता था। पर मैं शहर के कॉलेज में पढ़कर वहाँ जैसे लड़कों की संगत लेने लगा था। दोस्तों ने मुझे मजबूर कर दिया था और इस तरह मैं हर रोज़ कॉलेज जाने के बहाने
कॉलेज के आसपास बने छोटे-छोटे ढाबों पर चला जाता था और वहां जाकर सिगरेट पीता था। और जैसे ही कॉलेज का टाइम पूरा हो जाता था, तो मैं घर वापस चला जाता था ताकि मेरे घर वालों को लगे कि मैं कॉलेज से ही आ रहा हूँ, जबकि मैं कॉलेज की छुट्टियां कर रहा था। मेरे पेपर्स जैसे ही करीब आए, तो मुझे फिक्र होने लगी थी कि अब मेरा क्या बनेगा, क्योंकि मैंने पेपर्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। पता नहीं मैं पास हो सकूंगा भी या नहीं। इसी फिक्र में मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती थी और डर भी लगता था कि अगर मेरी हकीकतों के बारे में घर पर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। फिलहाल मैंने इस टेंशन को अपने दिमाग से झटक दिया था कि घर वालों को कुछ पता चलेगा। मेरा सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर था कि मैं एग्जाम्स में पास हो सकूंगा भी या नहीं। इसी फिक्र में मुझे नींद नहीं आती थी। पेपर्स में भी वही हुआ था जिसका मुझे डर था। वैसे तो मैं कॉलेज नहीं जाता था, लेकिन पेपर्स देने के लिए कॉलेज ज़रूर गया था ताकि मैं पास हो सकूं। मगर मेरी कोशिश बेकार गई थी। मैं फेल हो गया था। जब पिताजी को ये बात पता चली, तो मुझे उनसे बहुत डांट पड़ी थी और पिताजी ने मेरा सारा गुस्सा माँ पर भी निकाला था। पिताजी की डांट सुनकर मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ था। उनकी चाहत थी और सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊंगा, मगर मैं उनकी चाहत को पूरा नहीं कर सका था। उन्होंने गुस्से में कह दिया था कि अब तुम्हें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारी पढ़ाई पर मेरा पैसा लगाना बेकार है। मैं शहर के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ता था। फिर गांव से शहर तक जाने के लिए रोज़ किराए की ज़रूरत भी होती थी, जो कि अंत में महीने का अच्छा खासा खर्च निकल आता था। पिताजी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी थी कि अब मैं आगे पढ़ाई न करके उनके पैसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर मुझे खुशी तो हुई थी और साथ ही साथ मैंने दिल में सुकून की सांस भी ली थी कि चलो अच्छा हुआ। मगर मेरी वजह से पिताजी को गुस्सा आ गया था और उनका दिल बहुत दुखा था। मैंने सोचा था कि चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने अब मैं ज़मीनों की देखभाल कर सकूंगा और कारोबार में अपना हिस्सा डाल दूंगा। मैंने अपनी माँ को दिलासा दिया था कि अब वो फिक्र न करे और इस तरह होने से ही मेरा फायदा है। माँ को भी मेरी बात की समझ आ गई थी, लेकिन हुआ वही था जिसका मुझे डर था। क्योंकि पिताजी ने जब मुझे कारोबार में दिलचस्पी लेते हुए देखा, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो समझ गए थे कि मैं जानबूझकर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो मुझ पर अब भरोसा नहीं करते थे और यही कहते थे कि मैं उनके काम को बिगाड़ दूंगा। इसलिए सारे काम में मेरे कजिन भाई विकास को ही अहमियत दी जाती थी। सारे काम भी उसी से करवाए जाते थे। ये चीज़ें मेरे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। अब मेरे साथ यही होता था। मेरी कोई इज्जत नहीं करता था। पिताजी तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। वो मेरे फेल होने पर मुझसे बुरी तरह से नाराज हो गए थे। सब जानते थे कि मेरे पिताजी मेरी इज्जत नहीं करते और मुझे वो मुकाम नहीं देते थे जो परिवार के बाकी सारे बेटों को मिलता है। इसी वजह से घर के किसी भी सदस्य की नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं होती थी। सभी लोग एक दूसरे की एडवाइस को सुनते थे, पर जब मैं कोई एडवाइस देना चाहता था या कोई भी बात करना चाहता था, तो कोई भी मुझे बोलने नहीं देता था या फिर मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी जाती थी। मैं अपने परिवार वालों के सामने बहुत ही शर्मिंदा होता था, क्योंकि मेरी बात का मजाक बनाया जाता था। ये बात बहुत ही मामूली सी हो गई थी। इस वजह से मेरे अंदर भावनाओं को ठेस पहुंचता था। मेरी माँ भी मुझे यही समझाती थी कि मुझे पिताजी की बातों पर ध्यान देना चाहिए था। मैं भी उनकी बात मान लेता था। माँ की भी बात ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे अब मैंने ये तरीका अपना लिया था कि घर पर कम आता था और कारोबार से अपनी दिलचस्पी खत्म कर दी थी, ताकि मेरे पिताजी को इस बात से इतनी परेशानी भी न हो। मेरा ज़्यादातर समय बाहर अपने दोस्तों के साथ ही गुजरता था। मेरे दोस्त मेरी बहुत मदद किया करते थे और मुझे अपने घर में भी रहने देते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ काफ़ी सारा वक्त गुजारता था। वो मुझे शॉपिंग मॉल लेकर जाया करते थे, शॉपिंग भी अपने पैसों से ही करवाते थे और मूवीज़ भी दिखाया करते थे। लेकिन मैं उनका इतना ज़्यादा एहसान नहीं ले सकता था। इस वजह से मैं उनसे मना कर देता था। शहर के जिस मॉल में वो मुझे लेकर जाते थे, वहाँ काफ़ी भीड़ होती थी और मुझे ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों से एलर्जी होती थी। मुझे सुकून वाला माहौल पसंद था, लेकिन मेरा दोस्त बहुत ही रंगीन मिजाज का इंसान था और वो ऐसी जगह पर जाना ही ज़्यादा पसंद करता था। साथ में ज़बरदस्ती वो मुझे भी लेकर जाता था। मैं उससे कई बार मना कर चुका था, मगर मेरे दोस्त मेरी खातिर काफ़ी कुछ करते थे, इसलिए उनकी ज़्यादा ज़िद करने पर मुझे उनके साथ जाना पड़ता था। सारे दोस्तों में मेरा एक बहुत ही पक्का दोस्त था,
जिसका नाम था शरद। एक बार शरद मुझसे पूछने लगा कि क्या तुमने अपनी जिंदगी में किसी लड़की से मोहब्बत की है। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया था। आखिरकार ये कैसा सवाल है? मुझे उससे ऐसे सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो भी कहने लगा कि तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, और इस उम्र में जवानी की वजह से इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था कि मेरा ऐसा वैसा कोई भी सीन नहीं है, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। तो वो मुस्कुराने लगा। मुझे शरद की मुस्कुराहट काफ़ी अजीब लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन मैं समझ गया था कि ज़रूर उसका कोई सीन चल रहा होगा, तभी तो वो मुझसे ऐसे सवाल कर रहा था। मगर मेरी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। हम लोग शॉपिंग मॉल से बाहर निकल आए थे, लेकिन मेरे अंदर ये बात चुभने लगी थी और मुझे बेचैनी होने लगी थी कि काश मैं उससे भी पूछ लूं। और फाइनली एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया था कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। पहले तो वो मेरा सवाल सुनकर हंसने लगा था, फिर कहने लगा कि लड़की तो है, पर उससे मैं मोहब्बत नहीं करता। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गया था और उसे समझाने लगा कि अगर तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम उसे दफ़ा करो। हमारा परिवार हमें इस हद तक गुजरने की इजाज़त नहीं देता। इस पर वो मुझे कहने लगा, तुम तो सती सावित्री लड़कियों की तरह बातें कर रहे हो, और हंस हंस कर मेरा मजाक उड़ाने लगा था। उसने आगे कहा कि जब तुम्हें कोई लड़की ऐसी लगेगी जिससे तुम मोहब्बत कर सकते हो, तब मैं तुमसे पूछूंगा। मैं उसकी बात समझ नहीं सका था। वो अपने मोबाइल में बिजी हो गया था और मुझे इग्नोर करने लगा था। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे नाराज हो गया। शरद ही मेरा इकलौता एक ऐसा दोस्त था जो बुरे समय पर मेरा सहारा था। मैं उसे नाराज नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैंने उसे बुलाया था और पूछा था कि वो लड़की उसे कैसे मिली थी। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गया था, लेकिन मुझे गलत समझकर कहने लगा, कपिल, मैं जानता था कि तुम भी नहीं रह सकते और तुम्हारे दिल के अंदर भी लड्डू फूटने लगे होंगे। तुम्हें भी लगने लगा होगा कि काश तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो। मैंने उसकी बात पर गुस्से का इजहार किया था, पर वो मुझे बताने लगा कि जो लड़की मेरे कांटेक्ट में है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने की पहल उसने ही की थी, और उस लड़की का संबंध एक गांव से है। उसने जब गांव का नाम लिया तो मैं हैरान रह गया था, क्योंकि ये मेरा ही गांव था। लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही थी और उससे पूछने लगा कि कैसे तुम दोनों की मुलाकात हुई है। जब वो मुझे शुरू से बताने लगा कि फेसबुक पर उस लड़की की रिक्वेस्ट आई थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद उसका मैसेज आया था और इस तरह हम दोनों की बात आगे चल निकली थी और फिर पिक्चर्स पर भी आ गई थी। उसने मुझे अपनी पिक्चर सेंड की थी। मैं शरद की बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ था, लेकिन मेरा वो दोस्त काफ़ी अच्छा पहचान का इंसान था। उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। मुझे ये बात हजम हो गई थी, पर अफसोस इस बात का हुआ था कि अगर उस लड़की को पता चल जाए कि उस लड़की को लेकर शरद सीरियस नहीं है, तो बेचारी पर क्या बीतेगी। मैं खामोश हो गया था, तो अचानक ही मेरे दोस्त ने उस लड़की की फ़ोटो मुझे दिखाई। पहले तो मैंने उसकी फ़ोटो देखने से इनकार कर दिया था और कहा था कि नहीं यार, मैं उस बेचारी की फ़ोटो नहीं देख सकता जिससे तुम मोहब्बत भी नहीं करते। अगर तुम उससे मोहब्बत करते होते तो मैं भाभी के रिश्ते से ही उसकी तस्वीर देख लेता। और मैंने उससे ये भी कहा था कि तुम उस लड़की की फ़ोटो मुझे क्यों दिखा रहे हो। अगर उसे पता चल गया कि तुम ऐसा कर रहे हो तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पर शरद और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था और कहने लगा था कि वो लड़की बेवकूफ़ है और इन बातों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। वो अपनी बात कहकर मुझे शौक पर शौक दे रहा था। मैंने उस लड़की की फ़ोटो की एक झलक ही देखी थी, जो कि काफ़ी सुंदर थी और उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। लेकिन उसे देखकर मुझे अजीब से अपनेपन का एहसास हो रहा था, जैसे इस लड़की को मैंने कहीं देखा हो। पर मैंने तो अपने ख़ानदान की लड़कियों को भी कभी नहीं देखा था। अगर देखा होता तो जान पाता कि ये मेरी कोई कज़िन ही होगी, लेकिन ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सका था। मैं उस दिन के बाद से अपने दोस्त के घर से गाँव वापस चला गया था। मेरी एक कज़िन की शादी थी, जो कि मेरे छोटे चाचा की बेटी थी। उसका नाम संध्या था। वो सबसे बड़ी थी। उसके बाद उसकी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। मेरा कज़िन दूसरे चाचा का बेटा था विकास। मैंने संध्या की शादी पर एक सिंपल सा कोट सूट खरीदा था। मेरा शादी पर जाने का कोई मूड नहीं था, पर मेरी माँ ने मेरी बहुत रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि बेटा, अगर तुम शादी में नहीं गए तो सारे रिश्तेदार हमें बहुत बातें सुनाएंगे। इस वजह से मैं चला गया था।
पर जाकर मैंने ही शादी के सारे इंतजाम किए थे, क्योंकि मेरे पिताजी, चाचा और विकास कारोबार में ही बिजी थे। ये लड़कियों का फंक्शन था, इसी वजह से मेरा आना जाना लड़कियों वाली साइड पर भी होने लगा था। एक बार हल्दी वाले दिन मैं हॉल सजा रहा था, जब मुझे संध्या को बुलवाना था ताकि वो अपनी तरफ से सारे इंतजाम देख ले, पर वो पार्लर गई हुई थी और उस तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने इधर-उधर नज़र डाली, पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। वेडिंग प्लानर भी बार-बार जाने को कह रहा था। इस वजह से मैं हिम्मत करके अंदर खुद ही पूछने चला गया था। मैंने पहले तो दरवाज़ा नॉक किया, पर उस रूम से बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आई थी, तो मुझे हैरानी हुई। मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, तो सपना तैयार बैठी, कानों में हैंड-फ्री लगाकर किसी से बातें करने में बिज़ी थी। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने उसकी शक्ल को देखा तो मुझे उस लड़की की फोटो याद आ गई थी जो मुझे शरद ने दिखाई थी। मुझे काफी अजीब लगने लगा था कि इतनी गलतफहमी कैसे हो सकती है। सपना ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और मोबाइल भी बंद कर दिया था। मुझे पता चल गया था कि वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन मैंने उससे मामूली सी बात की और वापस बाहर निकल गया था। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और मुझे शक होने लगा था कि कहीं वो लड़की सपना ही न हो, क्योंकि हमारे खानदान की लड़कियों पर बहुत पाबंदी थी। सपना सबसे छोटी थी, इसी वजह से वो सबकी लाडली भी थी और अपनी मर्जी कर लेती थी। पर मैं खुद को शक में और भी ज्यादा शामिल नहीं होने दे सकता था। इसी वजह से मैंने अपना शक दूर करने का फैसला कर लिया था और ये फैसला किया कि मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगा आखिर सच क्या है। मैं शादी से फ्री होकर शहर वापस अपने दोस्तों की तरफ रहने के लिए चला गया था, जो मुझसे कहने लगा था कि उस लड़की के साथ डिनर पर जाना है। मैं काफ़ी हैरान हुआ था और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था कि कहीं अगर उसके साथ डिनर पर जाने वाली लड़की सपना हुई, तो वो मासूम लड़की मेरे दोस्त के चंगुल में फंस जाएगी। मैंने शरद से कह दिया था कि इस डेट के सारे इंतज़ाम मैं कर लूँगा। वो भी मेरी इस बात पर शॉक्ड हो गया था। मैंने ऐसा उससे जानबूझकर कहा था ताकि ऐसा करने से मुझे पता चल जाए कि आखिर उसके साथ डेट पर जाने वाली लड़की कौन है। हालांकि वो भी तैयार हो गया था कि मैं उसके लिए अच्छे से डिनर की तैयारी करने लगा था ताकि वो भी खुश हो जाए। मेरे पास भी जो पैसे थे, वो सारे पैसे मैंने इस काम में लगा दिए थे, लेकिन ये करते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कोई और लड़की निकलती तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। मैंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था और एक अच्छे होटल की छत थी जिस पर मैंने एक टेबल सेट करवाया था और आसपास डेकोरेशन करवाई थी, बलून्स लगवाए थे। कुछ ही देर के बाद मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया था कि वो लड़की अब आ रही है। उसने मुझे लड़की का नाम सोनिया बताया था और यही कहा था कि यही उसके सोशल मीडिया अकाउंट की आईडी का नाम है। मैंने उससे कह दिया था कि मैं भी वापस चला गया हूँ, पर मैं वहीं होटल में एक छोटी सी जगह देखकर छुप गया था, जिधर उन दोनों की नज़र मुझ पर ना पड़ सके, और मैं अपना मोबाइल भी साइलेंट पर लगा चुका था। कुछ ही देर के बाद सोनिया मुझे ऊपर आती हुई दिखाई दी थी। मैं हैरान हुआ था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर स्टॉल पहना हुआ था और स्टॉल से अपने चेहरे को ढका हुआ था, और चेहरा ढका होने की वजह से वो लड़की मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। वो अब अपने मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी। कुछ देर के बाद ही मेरा दोस्त शरद भी उस जगह पर आ गया था। अब वो दोनों बैठ गए थे और बातों में बिजी हो गए थे। अचानक ही उस लड़की ने अपना चेहरा दिखाया तो मैं दंग रह गया था और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और लड़की नहीं, बल्कि मेरी अपनी कज़िन सपना ही थी। और अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं सपना से इसी समय जाकर बात करूं और उसका सामना करूं कि आखिर ये किन हरकतों में फंस गई है। वो मेरी छोटी बहन की तरह थी और मेरे परिवार की इज्जत थी। इसी वजह से मैं उसे बचाना चाहता था। पर मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां पर मेरे दोस्त के लिए मुझे जज्बात नजर आ रहे थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरे दोस्त से मोहब्बत करती है और उसके लिए बहुत सीरियस है। मुझे सपना की तरफ से बहुत अफसोस हुआ था कि वो बेचारी मासूम लड़की आखिर कहाँ फंस गई थी, और वो हमारे गांव के रिवाजों को और हमारे परिवार के रिवाजों को अच्छी तरह से जानते हुए भी ये किन हरकतों में पड़ गई थी। अगर उसे शरद की सच्चाई का पता होता तो शायद वो उसे फौरन ही छोड़ भी सकती थी। मुझे इस बात का पक्का आइडिया था और मैंने सोच लिया था कि उसे अपने दोस्त की सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगा। मुझे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि शरद मेरे बारे में क्या सोचेगा और सपना मेरे बारे में क्या सोचेगी।
हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन इस अच्छे काम के लिए मैं अपने दोस्त की परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अपने परिवार की इज्जत को बचाना था। वो दोनों खाना खाने में बिजी हो गए थे और एक दूसरे से खूब हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। जैसे ये सब काफी पहले से चल रहा था। मैंने पहले तो इंतजार किया था, लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था, क्योंकि मैं एक ही हालत में काफी देर से खड़ा हुआ था। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत से काम लिया था और कुछ ही देर के बाद वो दोनों वहां से बाहर जाने लगे थे। अब तो मैं भी उस जगह से बाहर निकल आया था। पसीने से मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और सपना का पीछा करने लगा था, क्योंकि वो अकेले ही घर जा रही थी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर मेरा दोस्त अपनी गाड़ी से नहीं जा रहा था। मैंने शरद को फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ से लग रहा था जैसे उसने आज बहुत ही इंजॉय किया है, और वो मुझसे कहने लगा कि यार, आज तो सोनिया बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मेरा मन तो कर रहा था कि उसे फ़ौरन ही अपने साथ लेकर चला जाऊं। उसकी इस बात का मतलब मुझे समझ में आ गया था और मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी। मुझे अफसोस भी हो रहा था। तभी मैंने सोच समझकर उससे कहा था कि मुझे लग रहा है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सीरियस है। तो मेरा दोस्त हंसने लगा था और कहने लगा कि मैंने थोड़ी ना उस लड़की को सपने दिखाए हैं, वो खुद ही मुझे लेकर बहुत सीरियस हो रही है। थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम पास कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उससे कह दूंगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। बस फिर बात खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मुझे तो आइडिया हो गया था कि वो बस उससे मिलना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है और शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अब मुझे सपना को इस सब से बचाना था। मैं नहीं चाहता था कि कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए। मैंने उसकी कॉल बंद की और उससे कहा कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। शरद ने आगे मुझसे कोई सवाल नहीं किया था और मैं वापस अपने घर चला गया था। मुझे अब सपना को सब कुछ सच-सच बताना था कि वो जिस लड़के के पीछे खुद को रुस्वा कर रही है, वो लड़का सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो उससे कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो इसका पीछा छोड़ दे। लेकिन मैं ये सब कैसे कहता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही घर पहुंचा, तो कुछ दिनों से मुझे सपना काफ़ी खुली-खुली और फ्रेश नज़र आ रही थी। उसने घरवालों को ये बताया था कि उसे एक जॉब मिल गई है, जिसकी वजह से वो 2 दिन के बाद शहर जाती है। हालांकि हमारे गांव में लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं दी जाती थी, मगर सपना सबसे छोटी थी, इसलिए सब उससे ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी मर्जी मान लेते थे। घरवाले उसकी जॉब का सुनकर खुश हुए थे और इसीलिए उससे इस बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे। मेरे में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सपना से इस मामले में बात कर सकता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए थे। एक दिन शरद की मेरे पास कॉल आई थी, जब वो बहुत ही खुश हो रहा था और मुझसे कहने लगा कि कल रात उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। मैं काफी हैरान हुआ था कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने कहा, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो। उसने कहा कि कल रात को सपना मुझे खुश करेगी और सपना इस बात पर राजी भी हो गई है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की बात थी। मैंने फौरन ही फोन बंद कर दिया था और अब मुझे कुछ भी करके सपना को बचाना था, ताकि वो इस गुनाह से बच जाए, नहीं तो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। मेरे पास कल तक का दिन था और ये एक दिन मेरी जिंदगी बदलने वाला था। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि सपना को अपने दोस्त की सच्चाई बताकर ही रहूंगा। इसी वजह से मैं अब वेट करने लगा था कि जैसे ही मुझे वो नजर आएगी तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। मैं उसकी राह तकता रहा था, पर अब रात हो चुकी थी। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी बड़ी बहन की वैसे भी शादी हो गई थी और अब वो रूम में अकेली होती थी। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और उससे मिलने का फैसला कर लिया था, ताकि उसके रूम में जाकर उसकी आंखें खोल सकूं। मैंने उसके रूम की तरफ जाकर देखा तो अंदर एक हल्की लाइट जली हुई थी और रूम लॉक इस वजह से नहीं था क्योंकि इस बात की इजाज़त हमारे परिवार में किसी को भी नहीं थी कि कोई अपने कमरे का रूम लॉक करे। मुझे उसकी हल्की हल्की बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि वो इस समय भी उसी से बात कर रही है। मैंने झट से लाइट ऑन कर दी थी और सपने के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर चुका था। उसके चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। जल्दी से उसने अपना हुलिया ठीक किया और मैं उसके इस बदलते हुए रंग को देख रहा था, जबकि मोबाइल पर शरद की कॉल बंद हो गई थी। वो अब गुस्से से लाल हो गई थी। मैं जानता था कि उसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है, इसी वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रही थी। वो मुझसे पूछने लगी थी कि ऐसी हरकत क्यों की है तुमने।
अगर घर में किसी को भी इस बात का पता चल जाए तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने उसे जवाब दिया कि पहले ये बताओ कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, और ये भी कहा कि मेरी कोई गंदी नीयत नहीं है। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ और मेरा वो मकसद भी तुम्हारी भलाई के लिए है। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गई थी। कहने लगी कि आखिर मैंने क्या किया है जिस पर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा, सोनिया कौन है? मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई थी और घबराते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं पता। मैंने उसे कह दिया था कि तुम जिस लड़के से बात करती हो वो मेरा दोस्त है शरद, और वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वो इस बात पर दंग रह गई थी और डर गई थी, जैसे उसका झूठ और चोरी मैंने पकड़ ली हो। मैं उसका डर समझ चुका था और मैंने उससे ये भी कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अब उस लड़के से दूर रहना होगा, क्योंकि वो लड़का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाना चाहता है। तो वो कहने लगी कि ठीक है, मैं उससे दूर ही रहूंगी। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उसकी बात सुनकर मैं वहां से वापस अपने कमरे में चला आया था और यही समझा था कि सपना जैसी समझदार लड़की के लिए इशारा ही काफी था। लेकिन ये मेरी गलती थी। सपना ने दोबारा मेरे दोस्त से बात की थी, पर वो बात ये थी कि उसके घर वालों को पता चल गया है, इस वजह से वो उससे मिलने नहीं आ सकती और ना ही आज के बाद दोबारा वो उसे कॉल करेगी। इस पर मेरा दोस्त शरद दंग रह गया था। उसने सपना को धमकी दे दी थी। उससे कहा था कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। ये सब सुनकर सपना शॉक्ड हो गई थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो परेशान हो गई थी और ये भी समझ गई थी कि शरद सच में सही लड़का नहीं था, वरना इतनी बड़ी धमकी उसे नहीं देता। सपना बुरी तरह से परेशान होने लगी थी। उसने मुझे एक बार कॉल की तो मैं अपने रूम में था। मैंने फौरन कहा कि मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था कि आखिर माजरा क्या है, और उसने मुझे अपने रूम में आने की इजाज़त दे दी थी। उसके बुलाने पर मैं उसके रूम में चला तो गया था, पर वहाँ तो देखा कि वो रो रही थी और कह रही थी कि उसे उस लड़के से मिलना है। मैं शॉक्ड हो गया था कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि वो उससे दोबारा से मिलना चाहती है, जबकि उसकी सच्चाई कभी उसे पता चल गया। लेकिन वो कहने लगी कि बहुत ही बड़ी मजबूरी है, पर मैंने उसे कह दिया था कि तुम बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाओगी। मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाज़त नहीं देता। अगर तुमने फिर भी जिद की तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा गई थी और रोने लगी थी। लेकिन मैंने तो ये सब कुछ उसे डराने के लिए कहा था और मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। पर अचानक वो चिल्लाने लगी थी और उसने अपना दुपट्टा दूर फेंक दिया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था कि आखिर वो ये क्या कर रही है। रात का समय था और घर में सब लोग सो रहे थे। सपना की जोर जोर से चिल्लाने की वजह से घर के लगभग सभी मेंबर जाग गए थे। जिधर हम दो खड़े हुए थे, सब लोग वहां आ गए और सपना की हालत देखकर वो समझ गए कि आखिर सपना क्या कहना चाहती थी। और फिर मेरे साथ वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। सपना ने ये साबित कर दिया था कि मैंने उसके कमरे में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सब लोग मुझ पर चिल्लाने लगे थे। मैंने सपना के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैं तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया था कि वो इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल सकती है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि सपना इस हद तक गिर जाएगी। उस रात घर के सब लोगों ने मुझे जी भरकर मारा था। मैं सबको कह रहा था कि वो झूठ बोल रही है, मगर उसके झूठे आंसुओं को सबने सच मान लिया था। उसने सबको यही बताया था कि उसने मुझे एक काम के लिए बुलाया था, पर मैंने उसका फायदा उठाया। वो मुझे शौक पर शौक दे रही थी और उसकी ऐसी बातों पर पूरे परिवार ने ही नहीं, बल्कि मेरे पिताजी ने भी विश्वास कर लिया था। मेरे चाचा जी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे पिताजी ने भी मुझे घर से निकलने के लिए कह दिया था, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ ही थी। सबने मेरे पिताजी को ताने देना शुरू कर दिया था कि तुमने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की है जो वो लड़कियों के कमरे में जाकर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। इसी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद तो जैसे मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। अब जो ज़मीन थी वो सारी ही मेरे चाचा ने अपने नाम कर ली थी। वो लोग तो पहले भी यही चाहते थे और इसी वजह से अभी भी उन्होंने ये सब करने में देर नहीं लगाई थी। मुझे खुद पर बेहद अफसोस होता था और इस सब का जिम्मेदार भी मैं खुद को ही मानता था। मैं अपनी माँ और बहनों को लेकर दूसरे गांव चला गया था। मेरी एक बहन की शादी तो पहले ही हो गई थी। सपना उस दिन के कुछ दिन के बाद ही मेरे दोस्त शरद की तरफ चली गई थी
और उसकी हर बात मानती चली गई थी। उसने यकीनन उसको मेरे बारे में भी बता दिया था, तभी तो शरद मुझसे अब बात नहीं करता था। परिवार वालों ने सपना का रिश्ता गांव के सरपंच के बेटे के साथ पक्का कर दिया था। इस पर सपना भी चुपचाप ये सब सह चुकी थी, क्योंकि अगर वो कोई आवाज उठाती तो सबको शक हो जाता कि गलती उसकी ही थी। मेरी बात को सबने मेरी कहानी मान लिया था, जो मैंने खुद को बचाने के लिए गढ़ी थी। पर मुझे यकीन था कि सपना को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। ऊपर वाला इंसाफ करके ही रहेगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरी नियत नहीं थी और ना ही मैं कुछ गलत करना चाहता था। और मेरा यही विश्वास काम आ गया था, क्योंकि सपना की गांव के लड़के के साथ शादी अभी नहीं हुई थी। जब सपना की हालत बिगड़ने लगी और सबको पता चल गया था कि उसकी हालत आखिर क्यों बिगड़ रही है, क्योंकि वो शरद के हाथों अपनी इज्जत नीलाम कर बैठी थी। ये खबर जब पूरे खानदान में फैलने के साथ साथ गांव में भी फैल गई, तो सपना दंग रह गई थी। उसने बात को छुपाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। मेरा दोस्त तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके बाहर चला गया था। सरपंच के बेटे ने भी ये खबर सुनने के बाद उससे शादी के लिए इनकार कर दिया। अब सपना अकेली हो चुकी थी, कोई भी उसे मुंह नहीं लगाता था। इसी वजह से वो शहर के एक हॉस्टल में रहने लगी थी। मेरा भरोसा भी अब औरतों से उठ गया था। मैं अब लड़की और औरतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। मुझे यही लगता था कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इस वजह से मैंने यही फैसला किया था कि मैं अपनी जिंदगी में शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे चाचा जी ने सारी जमीनें अपने नाम करवा ली थी और कुछ हिस्सा मेरी बुआ जी को भी दे दिया था, जिसकी वजह से हमारे हिस्से में अब कुछ भी नहीं बचा था। सब घर वालों ने सपना के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए थे। वो हॉस्टल में रहने लगी थी, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद करने में सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का हाथ था। वो चाहती तो खामोशी से मुझे सब कुछ बताकर मेरी मदद भी तो ले सकती थी, मेरी बात भी मान सकती थी, लेकिन उसने मुझे ही बदनाम करना ज्यादा बेहतर समझा। मैं अपनी माँ को लेकर किराए के घर में चला गया था। मेरे पास कोई हुनर तो नहीं था, इसी वजह से मैंने मामूली सी मजदूरी ही करना शुरू कर दी थी। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मुझे कुछ भी पैसे मिलते थे, जिन्हें लेकर मैं घर चला जाता था। मैं घर जाकर बहुत थक जाता था और घर पर माँ मुझसे शादी की बात करना शुरू कर देती थी कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो बेटा। ये टॉपिक सुनकर मैं तंग आ चुका था। माँ कहती थी कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं उनसे कह देता था कि मुझे अब शादी जैसे बंधन पर कोई विश्वास नहीं रहा और अब मैं अपनी माँ के लिए जीना और कमाना चाहता था। लेकिन माँ मेरी बात को मजाक में टाल देती थी और यही कहती थी कि वो मेरी शादी ज़रूर करवाएगी। वो अपनी बात पर डट गई थी, तभी मैं चाहकर भी उन्हें नहीं मना कर सकता था। और मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की तलाश भी कर ली थी, जो कि एक दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। उन लोगों के घरेलू मामलात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अभी वो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो गए थे। मैं भी काफ़ी हैरान हुआ था। उस लड़की का नाम अंजलि था और वो काफ़ी सुंदर थी और बिल्कुल मासूम थी, लेकिन मेरे लिए मासूमियत बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया था कि अब मैं उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारूं और पहले जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाऊं, पर मैं उनकी बात को अनसुना कर देता था और सारा समय बाहर ही गुजारता था। मेरी माँ मजदूरी के पैसे संभाल के रखती थी ताकि मेरी शादी का खर्चा निकल जाए। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी थी। मेरी माँ मुझे खुश रखने के लिए शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी थी, लेकिन मुझे उन कामों में दिलचस्पी तक नहीं थी। कुछ दिनों के बाद हमारी शादी भी हो गई थी, लेकिन मैंने अंजलि को बता दिया था कि वो मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद न रखे, क्योंकि मेरा काम मेहनत मजदूरी करना है। 2 वक्त का खाना और कपड़े वगैरह दूंगा, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। वो 19 साल की थी और मुझसे काफी छोटी थी, लेकिन वो आजाद ख्यालों वाली लड़की थी और उसे जो भी चीज चाहिए होती थी वो मुझसे कह देती थी। लेकिन मैं यही बहाना बना देता था कि मैं बिजी हूँ, इसलिए वो खुद ही जाकर अपनी जरूरत का सामान ले आया करे। उसने मेरी बात का बुरा नहीं मनाया था। वो मेरी बातों को सुनकर भुला देती थी और कभी मुझसे नाराज भी नहीं होती थी। मुझे उसकी आदत भी अच्छी लगी थी। एक बार वो बाहर से आई थी और उसने मुझे बताया कि उसकी एक दोस्त बनी है। मुझे उसकी बात सुनकर काफी हैरानी हुई थी। जब मैंने उसकी दोस्त का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम सपना है। ये सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लग गया था। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है, तो वो मुझे बताने लगी कि वो बेचारी हॉस्टल में रहती है और उसके 3 महीने की बेटी भी है।
ये सुनकर मैं हैरान रह गया था और पिछली सारी बातें मुझे याद आने लगी थी। मैंने अंजलि को सख्ती से मना कर दिया था कि वो ऐसी औरतों से बिल्कुल भी दोस्ती ना करे। अंजलि हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन मैंने उसे यही कहा था कि बस मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। वो भी समझ गई थी। मुझे अंदर ही अंदर यही ख़्याल आया था कि सपना के साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो उसकी अपनी गलती की वजह से हो रहा था। अगर वो उस समय मेरी बात मान लेती, तो आज ये सब नहीं होता। वक़्त गुज़र चुका था और बहुत देर हो चुकी थी। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। एक दिन मैंने अंजलि को बाहर किसी लड़के के साथ देख लिया था। मुझे उस पर शक हुआ था और मेरे अंदर बुरे ख्याल आने लगे थे कि पता नहीं वो उस लड़के के साथ क्या कर रही है। मेरा गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया था। वो अब सड़क पार कर रही थी। मैं जल्दी से घर चला गया था और अब इंतज़ार कर रहा था कि जल्द ही अंजलि आ जाए और मैं उससे पूछूं कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही वक्त के बाद अंजलि आ गई थी। मैं उस पर बरस पड़ा था कि वो बाहर किसी लड़के के साथ क्यों थी। मेरी इस बात पर वो रोने लगी थी और कहने लगी थी कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी कमीज़ पीछे से हटाई तो मैं हैरान रह गया था क्योंकि उसकी कमर पर जख्म थे। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। वो अब मुझे बताने लगी थी कि उसे एक काम आ गया था जिसकी वजह से वो सड़क क्रॉस कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसला और वो गिर गई थी। उसके बाद वो एक लड़का था जिसने उसकी मदद की थी और वो खड़ी हो सकी थी। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान रह गया था। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी होने लगी थी कि मैंने अपनी पत्नी पर शक किया। मैंने जल्दी से उसकी मरहम पट्टी की थी और फिर उससे माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा कि मैंने बहुत गलत किया। वो रोने लगी थी क्योंकि हमारी शादी को अब 1 साल हो गया था और इस दौरान हम लोग एक अजनबी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे थे और हमारे बीच कोई ऐसा मुकाम नहीं था। मेरी माँ को भी इस बात का पता नहीं था क्योंकि मैंने अंजलि से मना कर दिया था। वो इस तरह की कोई भी बात मेरी माँ से नहीं कर सकती है और अगर ऐसी कोई भी बात मैंने सुनी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बार माँ को पता चल गया था और वो मुझसे नाराज़ हो गई थी कि उन्हें मुझसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैंने धीरे धीरे खुद को बदलने का फैसला कर लिया था और अंजलि के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा था। इस बात में अंजलि का भी अहम किरदार रहा था क्योंकि वो मुझे समझती थी और उसने मुझे बदलने का वक्त भी दिया था। मैंने अंजलि को उसका हक दे दिया था जिसकी वो हकदार थी। वो अपने दहेज में सोने की चूड़ियां लेकर आई थी। उसने वो चूड़ियां बेच दी थी और उससे जो भी रकम वसूल हुई थी उसने वो मुझे दे दी थी ताकि मैं उन पैसों की मदद से कोई कारोबार कर सकूं। मैंने उसका धन्यवाद किया था। वो मेरे साथ अच्छा करके मुझे और भी शर्मिंदा कर रही थी। उन पैसों में ऊपर वाले ने इतनी बरकत दी थी कि मैंने अपना कपड़ों का कारोबार शुरू कर दिया था और वो कारोबार धीरे धीरे कामयाब होता रहा था। शुरू में मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, पर आगे जाकर मुझे फ़ायदा होने लगा था। अब हमारे हालात भी पहले से बेहतर हो गए थे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। मेरी दोनों बहनों के रिश्ते मैंने अच्छे परिवारों में कर दिए थे और माँ से भी कह दिया था कि उन दोनों की शादी एक ही दिन होगी, जिसकी वजह से वो शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। उन्होंने भी मेरी बात पर ध्यान दिया था। इस तरह हमारे दिन बदल गए थे। ये सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं का नतीजा था, लेकिन इसमें मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा और अहम किरदार था। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया था और उसका महीने का खर्च भी बढ़ा दिया था। वो भी बहुत खुश थी। मेरे कारोबार की मांग बाहर के शहरों में भी बढ़ गई थी, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई थी। अब लोग बाहर से भी हमें ऑर्डर देते थे। मुझे कारोबार के सिलसिले में भी बाहर जाना पड़ गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं अपने साथ अंजलि को भी ले जाऊं। मैंने अपनी माँ की बात मान ली थी और अंजलि को भी अपने साथ ले गया था। अब मेरा कारोबार इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि मैं अंजलि को लेकर कतर चला गया था। हम दोनों वहाँ पर घूमने गए थे और वहाँ हमने खूब इंजॉय किया था। मैं पहली बार कतर गया था। एक दिन मैं अंजलि के साथ खाना खाने जा रहा था। वो होटल हमें फ्री में सर्विस दे रहा था क्योंकि मैं उसका चीफ गेस्ट था। इस वजह से उनके कहने पर ही हम दोनों उस होटल में रुके थे। पहले जो कुछ 1000 रुपयों से मैंने मामूली सा कपड़ा खरीदकर बेचना शुरू किया था, धीरे धीरे मेरा वही कपड़ा हजारों से उठकर लाखों की सेल तक पहुंच गया था और अपने ही देश में नहीं बल्कि सारे देशों में भी मेरी कंपनी के नाम का कपड़ा तरक्की कर रहा था। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे जब एक वेटर ने हमारे सामने मेन्यू रखा था। मैंने उस मेन्यू को देखा और वेटर को ऑर्डर देने लगा था तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था क्योंकि उस इंसान को तो मैं हजारों लोगों की भीड़ में भी पहचान सकता था
जो उसने सपना के साथ किया था, वो मुझे याद आने लगा था। उसने भी मुझे पहचान लिया था, क्योंकि वो वेटर कोई और नहीं बल्कि शरत था। वो मेरे गले लग गया था और कहने लगा कि तुम कितने बदल गए हो और ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम इतने अमीर हो गए हो। कहने लगा कि आखिर तुमने क्या चोरी किया है और कितना माल चुराया है जो तुम इतने कामयाब हो गए हो। उसकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ था कि वो आज भी नहीं बदला था। अंजलि पीठ फेर कर बैठी हुई थी, इसी वजह से वो उसे देख नहीं सका था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि वो जरूर अंजलि को कुछ कहेगा, इससे पहले कि मैंने अंजलि को वहां से चलने के लिए कहा था। अंजलि को भी मेरा बर्ताव अजीब सा लगा था और वो मुझसे पूछने लगी कि आखिर तुम्हें क्या हो जाता है। मैंने उसे बताया कि वो मेरा दोस्त था जो तुम्हारी दोस्त सपना है। मैं उन दोनों से दूर क्यों हूँ, मैं उन दोनों को जानता हूँ। मैंने कहा अंजलि, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपाई थी, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी कि उसमें किसी ने मेरे किरदार पर शक किया था, सबकी नज़रों में मुझे गलत बना दिया था। मैंने अंजलि को सारी बात बता दी थी और शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया था कि असल में सपना मेरी कजिन है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे आगे की बात सुनाई तो वो हैरान होती चली गई कि कैसे मैंने मुश्किलों का सामना किया और मैं किन किन कठिनाइयों से गुजरा हूँ। मेरी दर्द भरी कहानी सुनकर वो भी रोने लगी थी। मैंने उसे रूम में जाने के लिए कहा और खुद काम करने के लिए निकल गया था। कुछ दिन के बाद हम वापस चले गए थे। इंडिया वापस जाकर मैंने अपनी बहनों को बहुत से गिफ्ट दिए थे। मेरी बहन की शादी की तैयारियां खत्म हो गई थी और डेट भी फिक्स हो गई थी। मैं अपनी बहनों को धूमधाम से विदा करना चाहता था। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम लोग सबसे पहले किराए के मकान से अपनी एक कोठी में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अब मैंने कपड़े का कारोबार ही नहीं बल्कि कपड़े की बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी खोल ली थी और उस घर में ही मेरी बहनों की शादी हुई थी। मैंने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए थे। खानदान वालों को भी मेरी कामयाबी का पता चल गया था। इसी वजह से वो लोग किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, पर मैं माफ़ तो कर सकता था, लेकिन उनका किया हुआ भुलाया नहीं जा सकता था। इसकी वजह से मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मैंने ये भी सुना था कि उन्होंने सपना को भी वापस बुला लिया था, लेकिन एक शर्त रखी थी कि वो इस नाजायज़ बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते। इस वजह से उन्होंने सपना की मर्ज़ी के बिना ही उसकी बेटी को अनाथ आश्रम में भेज दिया था। मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि उस बच्ची का क्या कसूर था। मैं सपना से भी नाराज़ था, पर उस बच्ची से मुंह नहीं मोड़ सकता था। मैंने कतर में कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि कैसे भी करके मैं अपने दोस्त से बात कर सकूं और उसे ये एहसास दिला सकूं कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सज़ा वो मासूम बच्ची अनाथ आश्रम में भुगत रही है। मैंने उसी होटल के नंबर पर कॉल की थी और वेटर शरत के बारे में पूछा था। कुछ ही देर के बाद मेरी उससे बात हो गई थी। जब मैंने उससे कहा कि तुम इंडिया वापस आ जाओ, तो वो एकदम से हैरान रह गया था और कहने लगा कि वो यहाँ पर अच्छी खासी जॉब कर रहा है और अपनी इस जॉब से बहुत खुश है, इसलिए वो यहाँ वापस नहीं आना चाहता। मैंने उससे कहा था कि तुम एक बार यहाँ तो आ जाओ, यहाँ इंडिया में मैं तुम्हें जॉब पर लगवा दूंगा। वो मेरी बात मान गया था और फिर इंडिया आने की तैयारी करने लगा था। उसकी टिकट भी मैंने ही बुक करवाई थी। कुछ दिन के बाद वो आ गया था। मैंने उसकी बेटी को उसकी गोद में डाला तो वो समझ नहीं पाया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसे समझ लग गई थी, क्योंकि उसकी बेटी हूबहू उसी की तरह दिखती थी। उसे समझने में देर नहीं लगी थी, तभी वो उसे अपने सीने से लगाकर फूट-फूट कर रोने लगा था। अब उसे इस बात की फ़िक्र थी कि समाज इस लड़की को अपना सकेगा या नहीं, क्या ये लड़की बड़े होकर जी पाएगी या नहीं। उसे ये डर था कि उसकी गलतियों की सज़ा उसकी अपनी बेटी को भुगतनी पड़ेगी, लेकिन उसने ये इरादा कर लिया था कि वो अपनी जान लगा देगा और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करेगा। मुझे हैरानी हुई थी कि उसने सपना के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन मैंने भी उसके सामने ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया था। मैंने उसे अब अच्छा बिजनेस शुरू करने की एडवाइस दी थी और फाइनेंशियली उसकी मदद भी की थी, लेकिन उसका बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा था। उसे भी अफसोस होता था कि शायद उसकी पिछली गलतियों की वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने उसे समझाया था कि वो पिछली सारी बातों को भूलकर इतना मजबूत बन जाए कि कोई इस बात पर असर ही न करे। वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करे। कुछ ही दिनों के बाद उसके पास 2 लाख रुपए जमा हो गए थे। मैंने उसकी तारीफ की थी। मेरी पहली कमाई भी उससे कम थी। वो कहने लगा कि उसे और भी पैसे चाहिए, क्योंकि वो अपना कारोबार अच्छा करके अपनी बेटी की सारी जिंदगी अच्छे से परवरिश करना चाहता है। सपना की तो शादी हो गई थी, लेकिन उसने सपना से जाकर भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली थी और अपनी बेटी को स्वीकार करके एक अच्छा काम किया था।
मुझे उसकी ये बात पसंद आई थी और मैंने उसकी मदद भी की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।